नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। वीडियो के नाम से ही आप समझ गए होंगे ये एक लिस्टिंग का वीडियो होने वाला है जो कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी पर आधारित है। लिस्टिंग की वीडियो का मतलब ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको एक ही वीडियो के अंदर, एक ही पीडीएफ के अंदर कंपाइल कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है हमारा तीसरा संस्करण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी टीम के द्वारा हर साल होने वाले एग्जाम के पैटर्न को लगातार एनालाइज किया जाता है। जिस प्रकार से परीक्षा की प्रकृति बदलती रहती है, उन चेंजेस को हमारे कंटेंट के अंदर टीम के द्वारा लगातार अपडेट किया जाता है। वीडियो स्टार्ट में करूं उससे पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगी। पहला, ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। हम ना सिर्फ फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे बल्कि अपनी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर भी काम करेंगे। दूसरी सूचना है कि आपने जो है अगर हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करते हैं। आपके कंटेंट से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान इन पेड ग्रुप्स में हो जाएगा। आप सर से बात कर सकते हैं, मेरी टीम को आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी अगर इन पेड ग्रुप्स रिलेटेड है तो उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और प्यारी सी सूचना है, देखिए वीडियोस को लेकर कभी भी परेशान नहीं होइएगा। हमारे चैनल पर आपके लिए वीडियोस हमेशा से फ्री थे और ये हमेशा फ्री ही रहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए मेरी टीम का जो एक साथ है वो बना रहना चाहिए। इस मोटो को लेकर हम काम करते हैं। तो आइए आज इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बेहद मोटिवेशन और जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। देखिए, वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने पार्ट हैं, हर पार्ट जो है वो किस विषय से संबंधित है और कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। ये पढ़ना किस लिए आवश्यक है? देखिए, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम क्या उसमें सबसे ज्यादा पढ़ते हैं? हम उसमें सबसे ज्यादा पढ़ते हैं भारत का संविधान। अब देखिए, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इस संविधान के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स, किस किस विषय के बारे में बात की गई है, किस चैप्टर में किस विषय के बारे में कहा गया है, कौन कौन से अनुच्छेद उसको डेडिकेट किए गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिकता से संबंधित जो आप कह सकते हैं अनुच्छेद दिए गए हैं वो संविधान के किस भाग से संबंधित है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर है वो इस तरह की लिस्टिंग से बड़े आराम से दिया जा सकता है। आपने इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। तो देखिए, सबसे पहला भाग मतलब कि फर्स्ट पार्ट, इससे हम शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला भाग है वो देखिए बात करता है आपका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो हमारा देश है उसकी प्रकृति क्या है। ये देखिए कि यूनियन है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि भारत एक फेडरेशन है, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने फेडरेशन की अपेक्षा जो यूनियन शब्द था इसको जो है ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि इनका कहना यह है कि जो भारत के यूनिट्स हैं, जो राज्य हैं, दरअसल वो भले डिस्ट्रक्ट हो जाए लेकिन जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशकारी है। तो यानी कि भारत एक अविनाशकारी केंद्र का और विनाशकारी वाले यूनिट्स वाला एक यूनियन है। देखिए, मैं क्यों कह रही हूं कि राज्य विनाशकारी है, क्योंकि राज्यों के नाम जो है केंद्र के द्वारा बदले जा सकते हैं, उनकी सीमाएं भी केंद्र के द्वारा बदली जा सकती हैं। ठीक है, नए राज्यों को समाहित करने की शक्ति भी केंद्र के पास है। और अगर मान लीजिए किसी इंटरनेशनल बाउंड्री पर विवाद है, जमीन की कुछ अदला बदली होनी है, जैसा कि बांग्लादेश वाले विवाद में हुआ था, तो ये अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। तो इसीलिए देखिए, भारत एक यूनियन है, एक संघ है, और इस संघ के कौन कौन से राज्य हैं, उनके क्या राज्य क्षेत्र है, इसके बारे में जो भाग 1 है सबसे पहले इसी में बताया गया है। और इसके लिए अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है डेडिकेटेड है। अब देखिए, कोई राज्य है, कोई संघ है, कोई यूनियन है, कोई देश है, तो उसके अंदर रहने वाले कोई लोग भी तो होंगे, और उन लोगों को ये पहचान देना कि आप इसी क्षेत्र के, इसी देश के नागरिक हैं, ये भी तो आपको बताना होगा। तो इसीलिए जो भाग 2 है वो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11।
अब देखिए, अगर देश के कोई लोग नागरिक हैं तो नागरिकों को बाकी लोगों से कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए, है ना, राइट। तो देखिए, जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं, जो राइट्स क्या हैं, उनको पूरे करने ही पड़ेंगे राज्य के द्वारा। अगर वो राज्य के द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते हैं तो नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि उनको लागू कराने के लिए वो कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा तीसरा भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका सब्जेक्ट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, और ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 है। देखिए, संघ की बात हो गई, सिटीजनशिप की बात हो गई, सिटीजन्स को कुछ अधिकार है ये भी पता चल गया, लेकिन संघ के भी तो कुछ उत्तरदायित्व होंगे अपने नागरिकों के प्रति। इस देश को और ज्यादा बेहतर कैसे बनाना है, उसके लिए कुछ पॉलिसी मेकिंग फंडामेंटल्स होने चाहिए कि किस तरीके से इस देश को आपने आगे लेके जाना है। तो बिल्कुल ठीक आपने सोचा, जो फोर्थ पार्ट है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है पॉलिसी के, उनकी बात करता है। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 36 to 51 है। अब देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो जो है नागरिकों के अधिकार की तो बात की गई थी, लेकिन नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, इस बात पर उतना जोर नहीं दिया गया था। लेकिन आगे चलकर इस बात को समझा गया कि बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं आते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, और जो आपका पार्ट फोर्थ है उसी के अंदर एक नया पार्ट जिसको कहते हैं 4A, ये जोड़ा गया। और यहाँ पर देखिए, नागरिकों के क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, मौलिक कर्तव्य होंगे, इसके बारे में बात की गई। और इसके लिए केवल एक ही आर्टिकल है 51A। हालांकि मौलिक कर्तव्य आपके एक से ज्यादा है, लेकिन उन सभी को सिर्फ एक ही आर्टिकल के अंदर जो है उल्लिखित किया गया है। अब हमने जब इतना सब पढ़ लिया, तो जो हमारा देश है, जो उसको चलाने वाली सरकार है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 51 है, ये संघ सरकार के लिए समर्पित है और ये आपके भाग 5 में आता है। अब देखिए, सरकार कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ठीक है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी होती है, उसके अंदर जो है आपकी लेजिस्लेटिव भी होती है, लेजिस्लेचर भी होती है, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, उसके अलावा देखिए जुडिशरी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया है, जो भाग 5 है उसको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला देखिए आपका है अध्याय 1, ये कार्यपालिका को समर्पित है यानी कि एग्जीक्यूटिव को, और अनुच्छेद आता है 52 से लेकर 78। अध्याय 2 ये पार्लियामेंट यानी कि संसद से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, और इसके लिए समर्पित है आर्टिकल नंबर 123। और यह आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी क्यों है, यह आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद जो अध्याय 4 है वो संघ की न्यायपालिका जुडिशरी के बारे में बात करता है, और आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक हो जाएगा। इसके बाद देखिए अध्याय 5, ठीक है, ये आता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग है ना, जो एक तरीके से कंट्रोल रखता है सरकार के खर्चे पर, तो ये वाली बॉडी है। और इसके लिए समर्पित आर्टिकल कौन से, 148 से लेकर 151 तक। ये तो हुई संघ सरकार की बात। अब क्योंकि भारत एक यूनियन है और राज्यों के रूप में उसकी यूनिट्स हैं, तो हमें राज्य सरकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो अगला जो भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यानी कि पार्ट 6, वो राज्य सरकारों के बारे में देखिए बात करता है। अनुच्छेद आते हैं 152 से लेकर 237 तक। अब इसको भी देखिए संघ वाले अध्याय की तरह ही अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे अध्याय 1 तो देखिए साधारण है, 152 आर्टिकल। अध्याय 2 जो है वो कार्यपालिका की बात करता है यानी कि जो राज्य सरकारें हैं उनकी एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 तक। फिर जो अध्याय 3 है वो राज्य का विधानमंडल, इसको समर्पित है, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। उसके बाद देखिए, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने बात की थी, ऐसे ही राज्यों का सर्व प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। तो देखिए अध्याय जो 4 है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 213। अध्याय 5 जैसे हमने बात की थी कि केंद्र के लिए जुडिशरी होगी तो सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह राज्यों के लिए भी तो जुडिशरी होगी तो हाई कोर्ट्स है, तो देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और आर्टिकल आपका 214 से लेकर 232 तक। अब क्योंकि देखिए राज्यों में जो हाई कोर्ट्स है उनके अंडर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं यानी कि आपके अधीनस्थ न्यायालय भी है। तो जो आपका अध्याय 6 है वो इन्हीं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करता है, और आर्टिकल आता है 233 से लेकर 237 तक। यहां तक आपने समझा। अब उसके बाद देखिए आपका आता है भाग 7 जो कि निरस्त हो चुका है, तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है आपका भाग 8 यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, ये 239 से लेकर 242 तक है। हमने देखिए यूनियन की बात कर ली, स्टेट्स की बात कर ली, लेकिन अब एक तीसरे लेवल पर भी तो गवर्नेंस आती है जो कि हमारे क्या
है, लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि पंचायतें और नगर पालिका है। तो बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका भाग 9 है ये पंचायतों से संबंधित है और 243 से लेकर 243 अणा। उसके बाद इसी भाग 9 का एक अन्य पार्ट बना दिया गया है जिसको 9th ए भी बोलते हैं या 9th क भी बोलते हैं। तो ये संबंधित है आपका नगर पालिकाओं से, ठीक है। 243 त से लेकर 243 छ, ठीक है। इसके बाद देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए उल्लेखित की गई है और 9वें भाग का ही एक और पार्ट है जो इसको बोलते हैं 9 ख या 9 बी, ये आपकी सहकारी समितियों से संबंधित है। और 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक आर्टिकल जो है इसके लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। इसके बाद देखिए नागरिक भी सब समान नहीं होते हैं। कुछ नागरिक जो है हमारे ऐसे हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, तो उनको कुछ अलग अधिकार देने की जरूरत है ना। कुछ हमारे देखिए इस तरह की ऐतिहासिक, इकोनॉमिक या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक स्थितियां रही हैं कि कुछ कास्ट को अलग दर्जा देना पड़ता है, तो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट हैं, तो इनको लेकर भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए अलग से राइट्स दिए गए हैं, तो इनका भी अलग से उल्लेख देखिए संविधान में मिलता है। जैसे भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात करता है, 244 से लेकर 244 क तक का भाग इसके अंदर आता है। अब देखिए क्योंकि एक देश के अंदर राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है, तो उनके बीच में संबंध कैसे होंगे, इनको भी तो बताना होगा ना। तो इसीलिए जो भाग 11 है वो संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बात करता है। और क्योंकि संबंध के भी देखिए अलग अलग पहलू हो सकते हैं, वो लेजिस्लेटिव हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, तो उनको अलग अलग चैप्टर्स में जो है डिवाइड किया गया है। अगर हम टोटल आर्टिकल्स की बात करें तो 245 से लेकर 263 है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 1 ये विधायी संबंधों की बात करता है, किसके बीच में, संघ और राज्यों के बीच में, तो 245 से लेकर 255 तक। उसके बाद अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों की बात करता है, 256 से लेकर 263 तक का आर्टिकल इसके अंदर जो है आता है। आइए अब हम जो है अगेन देखते हैं। इसके बाद देखिए आता है आपका भाग नंबर 12, ठीक है। ये किससे संबंधित है, जो वित्त है, फाइनेंस है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, संविदाएं और वाद है, यानी कि भाग 12। तो आर्टिकल कौन सा है, 264 से लेकर 300A तक। देखिए आप सबको पता होगा कि जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर इसको लेके जो है कोर्ट में बार बार विवाद गया, गवर्नमेंट ने भी कुछ से कही और बाद में इसको क्या है एक आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक लीगल राइट है, ठीक है, क्योंकि संविधान में क्योंकि इसके बारे में मेंशन किया गया है तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं। और क्योंकि आप सभी के पास संपत्ति को रखने का, उसको बेचने का कानूनी अधिकार है, तो एक लीगल राइट भी है। अब देखिए ये जो वित्त और संपत्ति वाला भाग है इसको भी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे चैप्टर नंबर 1 वित्त के बारे में बात करता है, 264 से 291। अध्याय 2 ऋण लेना, 292 से 293। उसके बाद अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और विवाद, 294 से 300। इसके बाद देखिए इसका चैप्टर नंबर कौन सा आ जाता है, 4th, ये संपत्ति के अधिकार की बात करता है, 300 क। अब देखिए आता है भाग 13, ये जो भारत का राज्य क्षेत्र है इसके भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम को लेकर किस तरह से चीजें रहेंगी इसके बारे में बात करता है और आर्टिकल है 301 से लेकर 307 तक। इसके बाद देखिए 14वां आर्टिकल, 14वां भाग आता है, ये दरअसल संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, सर्विसेज है, इसको समर्पित है। और यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो है आपका 308 से लेकर 323 तक। अब चैप्टर नंबर 1 ये बात करते हैं सेवाओं की, सर्विसेज की, ठीक है, जिनकी आप तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। हम सब लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की। तो देखिए 308 से लेकर 314 ये आर्टिकल पूरा दिया गया है। इसमें से जो अध्याय आपका दूसरा है ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है, 315 से लेकर 323। तो यूपीएससी के जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम यही वाले आर्टिकल्स जो है पढ़ने वाले। इसके बाद देखिए कुछ अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स की भी बात की गई है और ये आपका आता है भाग 14 का में, ठीक है। और 323 क से लेकर 323 ख जो है इसके अंदर ट्राइब्यूनल है। एक आपके नॉर्मल जनरल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, एक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। अब देखिए एक देश है, नागरिक है, राज्य सरकारें हैं, संघ सरकार है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश तो तभी होगा जब उन नागरिकों के पास ये अधिकार हो कि वो अपनी राज्य सरकार, अपनी केंद्र सरकार बार बार चुन सके। तो इसके लिए देखिए निर्वाचन, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मिला है, ये है भाग 15 में और आर्टिकल नंबर है 324 से लेकर 329 क तक। फिर देखिए भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, 330 से लेकर 342 का। अब देखिए एक देश के अंदर एक भाषा बोली जाती है ना, हमारी अपनी अपनी मदर टंग होती है। इसके अलावा एक देश की भाषा होती है, कई बार हमारी एक नेशन की लैंग्वेज होती है जिसको राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं। तो भारत में हिंदी जो है
वो एक राष्ट्रभाषा तो नहीं है, लेकिन एक राजभाषा है। और भारत में बहुत सारी भाषाओं को ऐसा ही दर्जा जो है दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा भाग 17 है वो राजभाषा को समर्पित है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 ख तक इसके अंदर आते हैं। इसको भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अध्याय 1 संघ की भाषा के बारे में बात करता है 343 से लेकर 344 तक। उसके बाद देखिए अलग अलग राज्य हैं, उनकी अलग अलग बोलियां हैं। भारत तो वैसे भी विविधता में एकता वाला देश है, या एकता में विविधता वाला देश है, तो राज्यों की फिर अपनी भाषाएं हो सकती हैं। उन राज्य सरकारों के लिए एक राजभाषा के रूप में इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो जो आपका अध्याय 2 है वो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात करता है 345 से लेकर 347 तक। इसके बाद देखिए जो आपका अध्याय 3 है कोर्ट के अंदर किस तरह की भाषा होगी, इसको लेकर बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा 348 से 349 तक। अध्याय 4 कुछ विशेष निर्देश है 350 से लेकर 351 तक। अब देखिए कई बार एक देश में ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब कुछ जो है नॉर्मल तरीके से नहीं चलता, हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। जैसे अगर कोई हम पर आक्रमण कर दे, तो किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या आप ये कहेंगे कि सरकार को नहीं मुझे तो वैसे ही घूमना फिरना है जैसे मैं पहले घूमता फिरता था? नहीं, सरकार उस पर कुछ रोक तो लगा ही सकती है। तो इसके लिए भी देखिए संविधान के अंदर उपबंध किए गए हैं। ये आते हैं आपके आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, और ये आपका भाग 18 के अंदर जो है आता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपका 352 से लेकर 360, 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी, हम सब ने इसको कितनी बार पढ़ा है। उसके बाद देखिए आपका जो भाग 20 है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलते समय के साथ बदलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एक बार लिख दिया गया है आज से 50 साल पहले वही जो है लगातार चलता रहे। समय बदलेगा तो डिमांड्स भी बदलेंगी, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो सके इस बात का स्कोप छोड़ा गया, और इसको भाग 20 के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर आपका 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए भाग 21 है जिसमें अस्थायी संक्रमणशील और कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। और फिर देखिए आपका जो है 22वां भाग है जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन वगैरह के बारे में बात की गई। नोट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां तक जो है आपने पढ़ लिया है। अब हमने जो भाग पढ़े उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़े, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो तो मैंने ग्रुप में बता दिया कि जैसे आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक संघ और इसके क्षेत्र की बात करता है। लेकिन पर्टिकुलर आर्टिकल क्या कहता है, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग क्या कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल्स हैं। सारे तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, सारे याद भी नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट है हम उन पर ध्यान रखते हुए चलेंगे। देखते हैं, इस तरफ जो लिखा होगा वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल होगा, इस तरफ जो लिखा होगा उससे संबंधित विषय होगा। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात करता है। जैसे आर्टिकल नंबर 1 जो ये कहता है इंडिया, जिसका नाम एक भारत भी होगा, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, इंडिया जिसका नाम भारत भी है वो क्या होगा, एक यूनियन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का जो प्रवेश होगा या नए राज्यों की अगर आप स्थापना करेंगे तो किस तरीके से वो होगा, वो जो शक्तियां मिली हैं वो दरअसल अनुच्छेद 2 के तहत मिली हैं। फिर अनुच्छेद 2 का निरस्त हो चुका है, हम नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 3, नए राज्य जो आपने बनाए हैं उनके क्या नाम हो सकते हैं, वर्तमान राज्य और जो पुराने राज्य हैं उनका एरिया, उनका बॉर्डर, उनका नेम, इस सब में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस सब को लेकर केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, ये सब देखिए इसमें दिया गया है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 4, दरअसल पहली और चौथी अनुसूची के जो संशोधन है, ठीक है, इस सब को लेकर जो है भाग 4 में बात कही गई है। इसके बाद आता है नागरिकता। मैंने आपको बताया था कि भाग 2 आपका किससे संबंधित है, नागरिकता से। इसके अंदर देखिए आर्टिकल नंबर जो आपका 5 है वो क्या कहता है, देखिए जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पर कौन देश के नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे, पहले तो ये बताना जरूरी है ना, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ है, इसी के साथ क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ है। तो मतलब हमें जो इंडिया के नागरिक कौन है, किस समय, जिस समय संविधान लागू हो रहा है, तो उसके बारे में बताना होगा, ये बताया गया है। और ये आर्टिकल नंबर 5 में देखिए बताया गया है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन जो करने वाले कुछ व्यक्ति हैं उनके नागरिकता अधिकार क्या होंगे। फिर देखिए 7 में क्या बताया गया कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति जो हैं उनके अधिकार क्या होंगे, है ना, तो ये चीजें। उसके बाद देखिए जो आर्टिकल नंबर 8 है ये कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अब देखिए आर्टिकल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि यदि जो है आप विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अगर आप आज से कह दो भाई मेरे को तो अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए और आपको मिल भी जाए, तो इमीडिएट इफेक्ट से आप जो है भारत के नागरिक नहीं रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। देखिए, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि सिटीजनशिप को लेकर अगर आप कुछ रेगुलेशंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और ये पावर उनको कहां से मिली है? आर्टिकल नंबर 11 से। अब आते हैं हम अपने तीसरे भाग पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एग्जाम का तो ये फेवरेट टॉपिक है, तो भी हमें पता होना चाहिए। और हाँ, आलस बिल्कुल नहीं लाना है, जोश बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 12, ये तो देखिए डेफिनेशन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं, इनके साथ जो असंगत या फिर इनका जो अल्पीकरण करने वाली विधियां, कानून होंगे, उनको नल एंड वॉइड माना जाएगा। यानी कि भाई अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून वगैरह बनाए थे, हमने उनको जो है बोरो किया था, क्योंकि एकदम से सब कुछ नया कैसे बनाते। तो एक लाइन लिख दी गई, भाई जो भी चीज फंडामेंटल राइट के साथ नहीं चलेगी उस चीज को देखिए जाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद 14 है, वो क्या कहता है? विधि के समक्ष क्षमता, समता और विधियों का समान संरक्षण। यानी कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। एवरी सिंगल सिटीजन इज इक्वल इन इंडिया, ये वर्ड है, आप सोच मतलब इस लाइन से आप समझ सकते हैं। और नॉट एवरी सिंगल सिटीजन, इवन एवरी पर्सन इज इक्वल। और जो कानून है, लॉ है, उसकी इक्वल प्रोटेक्शन जो है मिलेगी। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है? कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान देखा जाएगा, इन बातों के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16वां आर्टिकल क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी कि अगर आप जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको समान अधिकार होंगे सबके जैसे, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। फिर देखिए 17 क्या कहता है? मैंने आपको बताया कि भारत के पास एक ऐतिहासिक सामाजिक लेगेसी आई थी, जिसमें कुछ कास्ट को जो है बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, तो अब उनको जो है इक्वल राइट देने की बारी आ गई थी। तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत, इसको भी संविधान के फंडामेंटल राइट के अंदर देखिए भाग मिला है, और ये है आपके आर्टिकल नंबर 17 में। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि अंग्रेज जो आपको राय बहादुर और ये जो राजा महाराजा की उपाधियां देते थे, इनके दिन लद गए, भारत में सब समान है। या तो आपको सेना की तरफ से या फिर एजुकेशन की तरफ से कोई सम्मान मिलता है तो वेल एंड गुड, उसके अलावा सभी उपाधियों पर क्या है, रोक लग जाएगी। अपने आप को ना राजा महाराजा कहना बंद करो, वो दिन चले गए हैं। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दरअसल आपको 6 टाइप ऑफ फ्रीडम देता है। ये आपके 6 अधिकारों की सुरक्षा करता है। पहला क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी घूमने फिरने की फ्रीडम है, कहीं भी रहने की, निवास की फ्रीडम है, वृत्ति, किसी भी तरह का रोजगार करने की फ्रीडम है। लेकिन देखिए आर्टिकल नंबर 19 पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन भी है। यानी कि अगर सरकार चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखकर आपके कुछ अधिकारों को सीमित भी कर सकती है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 20, जो कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इनके अगर किसी अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया गया है तो आपके पास कुछ राइट्स होंगे, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल नंबर 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इतनी व्यापक व्याख्या कर दी है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो सारे के सारे एक इसी आर्टिकल से निकल कर आ जाते हैं। क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि आपका जो है फ्रीडम ऑफ लाइफ है। ठीक है। अब इस फ्रीडम ऑफ लाइफ में बहुत सारे, मुझे जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, अच्छा पर्यावरण चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, है ना, मुझे हर तरीके से जो है चीजें चाहिए। तो ये सारे के सारे अधिकार इस 21 आर्टिकल के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक व्याख्या की है, और आने वाले टाइम में इस आर्टिकल की और ज्यादा आप कह सकते हैं इलैबोरेटिव व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इस चीज को लेकर हम सर्टेन हैं। अब इसी के अंदर देखिए अमेंडमेंट करके जो है आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन के राइट के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 कहता है बलात्श्रम और मानव के दुर्व्यापार का निषेध होगा। 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम आदि आप नहीं करा सकते। 25वां जो है रिलीजियस फ्रीडम यहाँ से शुरू होती है। 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल आपको धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता नहीं है, ध्यान रखिएगा।
फिर आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए, फ्रीडम है। 27 क्या कहता है, भाई राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में आपको ये नहीं कहेगा कि आप टैक्स दीजिए और हम किसी एक धर्म को जो है ऊपर उठाएंगे, तो करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता आपको मिलती है। 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक और शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि अगर कोई सरकारी स्कूल है या फिर कोई ऐसी एजुकेशन संस्था है जिसको फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके बाद देखिए 29 क्या कहता है, ये जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी जो होते हैं, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की जो है स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि माइनॉरिटीज को अगर ये लगता है कि उनकी भाषा विलुप्त हो रही है तो वो उस भाषा को बचाने के लिए स्पेशल टाइप के स्कूल्स जो है खोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको जो है वो क्या किया है, अधिकार दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था संपत्ति का जो है अधिकार, आर्टिकल नंबर 31 ये निरस्त हो चुका है, तो इसको नहीं जरूरत है पढ़ने की, हम समझ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 31, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों आदि की व्यावर्ती है। 31 ख क्या कहता है, कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण होगा। 31 ग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कि कुछ डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर सरकार जो है कुछ कानून लाएगी तो उनको वेटेज दी जाएगी। तो देखिए 31 घ निरस्त हो गया, हमारे काम का नहीं रहा। फिर जो आर्टिकल नंबर आपका 32 है, ये कहता है मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। देखिए फंडामेंटल राइट तभी फंडामेंटल है जब उनको आपको ना दिया जा रहा हो, तो आपके पास ये हक हो कि आप उन अधिकारों को लेने के लिए लड़ सके, उनकी मांग कर सके। और ये अधिकार आपको मिलता है अनुच्छेद 32 से बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ याचिकाएं हैं, कुछ अधिकार हैं, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा। इनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने की कोशिश जो है करेगा, और कोशिश नहीं करेगा, कर देगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 32 का निरस्त हो चुका है। फिर 33 ये क्या कहता है कि जो हमारे सुरक्षा बल हैं, है ना, जो मिलिट्री पर्सनल्स है, पैरामिलिट्री हैं, उनके ऊपर जो किस तरह के अधिकार उनको मिलेंगे, इस चीज को लेकर देखिए संसद के पास शक्ति होगी कि वो उनके अधिकारों को लिमिट करना चाहता है या नहीं, या सारे अधिकार देना चाहता है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ की बात करता है, यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध है। फिर 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के विधान के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हुई फंडामेंटल राइट। अब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए तो सबसे पहले तो देखिए 36वें अनुच्छेद में सेम परिभाषा दी गई है। फिर 37वां क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट जो तत्व होंगे वो लागू होंगे। 38 क्या कहता है, 38 कहता है कि जो राज्य है, स्टेट है, वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल ऑर्डर को बनाए रखेगा। फिर 39 क्या कहता है कि राज्यों द्वारा कुछ नीति तत्व जो है अनुसरण किए जाएंगे, वो बताए गए हैं। जैसे राज्य क्या है, जो भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं उनको एक जगह या एक व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होने देगा, संसाधनों का समान वितरण करने की कोशिश करेगा, महिलाओं बच्चों को कुछ अधिकार देगा, इस तरह की बातें इसमें कही गई है। 39 क इसी का एक पार्ट है, वो कहता है सबको जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है उपलब्ध कराई जाएगी। 40वां आर्टिकल जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 41 आर्टिकल, भाई कुछ दशाओं में आपको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, इसके बारे में बात करता है। फिर देखिए 42 काम की न्याय संगतता और मानवोचित दशाएं हो तथा प्रसूति सहायता उपबंध। देखिए जब आप काम कर रहे हैं तो कारखाने की कंडीशन ऐसी तो हो कि काम करने लायक हो, साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स उनके पास कुछ अधिकार तो हो कि वो छुट्टी वगैरह ले सके, ये सब आपका आर्टिकल नंबर 42 में कहा गया है। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 43 ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में बात करता है। 43 कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना भी होना चाहिए। 43 क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। 44 वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात जो है करता है। फिर 45 क्या कहता है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा। देखिए फंडामेंटल राइट में भी हमने पढ़ा था ना 21A के तहत जहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा को फ्री देने की बात कही गई थी, ये उसी के संबंध में है। फिर 46
46 क्या है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और साथ में उनको इकोनॉमिकली हेल्प कैसे की जाए, इसके बारे में है। 47 पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य के क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में बात करता है। फिर 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। फिर 48 क्या, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना भी स्टेट का एक काम होगा। 49 क्या कहता है, जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल नंबर 50 देखिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी कि बैलेंस ऑफ पावर बनाने की बात करता है। ये देखिए एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी के बीच में एक गैप डाल देता है ताकि दोनों लोग एक दूसरे से बिना प्रभावित हुए निष्पक्ष फैसले ले सके। इसके बाद आर्टिकल नंबर 51 ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बात करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है समाप्त होते हैं। अब इसी भाग 5 के अंदर देखिए 51 का एक आर्टिकल है जो आपके मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, इसको आपने याद रख लेना। अब हम देखिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति हैं भारत के और जो उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए कौन कौन से अनुच्छेद समर्पित किए गए हैं, और साथ ही हम देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंदर किस विषय को रखा गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देखिए इनके लिए जो संबंधित अनुच्छेद है वो 52 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू रहते हैं आपके 62 तक, फिर उसके बाद 65 है, इसके बाद 71 से लेकर आप देखेंगे ये कंटिन्यू रहते हैं आपके 78 तक, फिर 85 है, उसके बाद 111 है, 112, 123 और 143 जो कि आगे आपको बताए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही भाग के अंदर कई बार एक ही सब्जेक्ट से संबंधित अनुच्छेद नहीं होते हैं। कई बार देखिए राष्ट्रपति का कैसे मतलब निर्वाचन होगा, ठीक है, उनकी क्या पावर्स होंगी, ये हो सकता है एक ही भाग में दिया हो, लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो जो है आपको बाद में बताई गई हो किसी और भाग में, तो इस चीज को भी आपने जो है ध्यान रखना है। खैर सबसे पहले हमने देखना है आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो होंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास देखिए कुछ पावर्स होती है। पहली बात तो वो क्या है, भारत के जितने भी बिल होते हैं जब वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाते हैं, फाइनली उन पर साइन करते हैं तभी जाके वो एक्ट बनते हैं, मतलब कानून बनाने की शक्ति है ना, तो विधायी शक्ति उनके पास है। दूसरा क्या है, देखिए वो संसद की बैठक को आहूत करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, भाई क्या कुछ चल रहा है मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करो, ठीक है। वो कैबिनेट को बोल सकते हैं कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं मुझे बताओ, तो उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। फिर इसके अलावा देखिए वो मौत की सजा को माफ भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, ठीक है। फिर वो हमारी जो सेना होती है तीनों, उसके जो है सर्वोच्च अधिकारी भी होते हैं, यानी कि उनके पास मिलिट्री पावर्स भी है। फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो राष्ट्रपति हैं वो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी संधियों को साइन करते हैं, बहुत सारे बातचीत करते हैं, तो एक इंटरनेशनल लेवल पर भी वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारी पावर्स को अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर देखिए दिया गया है। आइए देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है, किसकी, संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। आर्टिकल नंबर 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति होंगे और वो निर्वाचन के तहत होंगे, ऐसे नहीं ब्रिटेन की तरह कि उनके राजा होते हैं और मतलब राजा है तो क्या ही निर्वाचन। देखिए ब्रिटेन से ही प्रेरित हमारा यहाँ जो है शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र वाला लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र वाला लोकतंत्र है। उसके बाद देखिए जब निर्वाचन होगा तो 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी। फिर 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी, कब से लेकर कब तक जो है वो रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो 57 है वो ये कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए भी पात्रता होगी, यानी कि देखिए कहा तो ये जाता है कि कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है इंडिया में एक ही व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन एक रीति चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है कि एक व्यक्ति जो है मैक्सिमम 2 टाइम ही राष्ट्रपति बनता है। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं रखी गई है। फिर देखिए 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं क्या क्या है, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो एलिजिबिलिटी क्या होंगी। फिर जो 59 है ये क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, या और भी चीजें हो सकती है, या जो पद है ना, उस पद को लेकर क्या कंडीशंस है। फिर देखिए जो 60 है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। फिर आ जाइए 61, राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं, या तो वो खुद ही
इस्तीफा दे दे, या तो उनका जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, या फिर उन पर जो है महाअभियोग की प्रक्रिया चलाकर उनको हटा जाए। तो ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए आर्टिकल नंबर 61 में जो है बताई गई है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, कि भाई अगर अचानक से उनका पद खाली हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो जो 63 है वो कहता है भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। 64 वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहता है जो राज्यसभा के एक्चुअली पदेन सभापति होंगे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि आपका एक्स ऑफिसो उनको मिला होता है, ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक रूप से राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका है 66, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में ये बात करता है। फिर आप देखेंगे 69, तो ये उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। 70 इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाए, कुछ ऐसी आकस्मिकताएं आ जाए कि राष्ट्रपति के कृत्यों का ये निर्वहन जो है करे। उसके बाद अगर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 72, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए यह क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ मामलों में अपराधी को, यानी कि दंडादेश के जो मिला है, दंडादेश मतलब दंड का आदेश, उसका निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। देखिए लघुकरण क्या होता है, जब एक सजा को आप दूसरी सजा में बदल दें, ठीक है, यानी कि द नेचर ऑफ पनिशमेंट अगर चेंज हो जाए तो उसको, जैसे कठोर कारावास अगर था उसको आपने सामान्य कारावास में बदल दिया तो उसको लघुकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह निलंबन होता है, इसी तरह परिहार होता है, एक एक करके सारी चीजें हम आगे चल के समझेंगे। इसके बाद देखिए 73 ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करता है। अब इसके बाद देखिए जो है आपका आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए तो आर्टिकल नंबर 74 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया में राष्ट्रपति हैं टेक्निकली उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं अगर डेफिनेशंस पढ़ी जाए, बट इन प्रैक्टिकल वो जितना भी काम करते हैं सब कुछ मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, और ऐसा ही उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा भी है। फिर देखिए 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधों की बात करता है। 76 क्या कहता है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी कि सर्वोच्च कानून से संबंधित एक अधिकारी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आती है बात पार्लियामेंट की, यानी कि जो संसद है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 79 संसद का गठन होगा। 80 क्या कहता है, राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। 82 वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अभी न्यूज में आपने देखा भी होगा कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर काफी ज्यादा चीजें चर्चा में हैं और परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट भी दे दी है। तो देखिए ये हो क्यों रहा है, दरअसल समय के साथ देखिए जनसंख्या बदलती रहती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक निश्चित जनसंख्या पर एक निश्चित प्रतिनिधि होने चाहिए और ये पूरे देश में बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है हमें टाइम टू टाइम जब भी जनसंख्या हो उसके बाद देखिए सीटों का समायोजन करने की, निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, और ये जो अधिकार मिला है ये आर्टिकल नंबर 82 के तहत जो है संसद को मिला हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 83 तो संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। उसके बाद आप देखेंगे 85 तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। इसके बाद देखिए 86 वेरी इंपॉर्टेंट, सदनों का अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति को अधिकार है उसके बारे में बात करता है। 87 राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है ये उसके बारे में बात करता है। फिर देखिए अनुच्छेद 88 जो संसद के अंदर मंत्री होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, उनके पास क्या अधिकार होंगे, क्या वो वोट डाल सकते हैं, क्या वो अपना मत रख सकते हैं, इस सब चीजों को लेकर अधिकार होंगे। उसके बाद होगा आपका देखिए 89 ये राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बात करता है। फिर आप आ जाइए कि जो आपका 93 है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात जो है करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपका 97 आर्टिकल है, ठीक है, ये कहता है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। देखिए जो राज्यसभा होती है उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं उनको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के नाम से देखिए जाना जाता है। फिर 98 ये संसद के सचिवालय की बात जो है करता है। अब देखिए उसके बाद 99 जो सदस्य होंगे वो किस तरह की शपथ लेंगे, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 99 जो है बताता है।
फिर उसके बाद देखिए कि जो आपका आर्टिकल नंबर 100 है, ये सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की जो कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति कितनी होगी, भाई कितने लोग सदन में आए, कितना कोरम हो तो हम कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना आज पार्लियामेंट में एक ही मेंबर आया है और बिल पास हो गया, भाई एक मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना, कि इतने लोग आएंगे तभी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया माना जाएगा, है ना। तो वो गण पूर्ति यानी कि कोरम का पूरा होना कहा जाता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 102 सदस्यों की निर्भरताएं। देखिए सदस्य चुने तो गए, लेकिन किन कंडीशन में वो अयोग्य हो जाएंगे और उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ जाएगी, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 105 जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि और जो उनकी समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार क्या होंगे इसके बारे में बात करता है। फिर आ जाइए आर्टिकल नंबर 107 विधेयक के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध यहाँ पर किए गए। ये क्या है, आपकी विधायी प्रक्रिया है, ठीक है। फिर देखिए 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, अगर किसी कारण से वो लोकसभा राज्यसभा द्वारा अलग अलग पारित नहीं किए गए हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान करता है, और ये आपका है आर्टिकल नंबर 108 में। उसके बाद जो 109 है वो धन विधेयक मनी बिलों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात करता है। फिर 110 धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है। 111 विधेयक पर अनुमति कैसे मिलेगी। फिर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो आपका बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 112 में। उसके बाद देखिए 114 विनियोग विधेयक की बात करता है। फिर कुछ देखिए अनुदान जो है संसद की तरफ से सरकार को मिलते हैं, ये सारा का सारा क्या है, वित्तीय मामलों के अंदर आ रहा है, तो उन अनुदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके बारे में डिटेल से हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 116 जो है वो लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान की बात करता है। फिर 117 वित्त विधेयक जो फाइनेंशियल बिल आपके होते हैं, एक्ट्स होते हैं, उनके बारे में विशेष उपबंध जो है करता है। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 122 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो कोर्ट है, न्यायालय है, वहां पर संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट में क्या कुछ चल रहा है ये आप देखिए चेक नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित है, पढ़ा भी था हमने। दरअसल जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन काम ना कर रहे हो, तो राष्ट्रपति जो है एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, और ये जो पावर है ये आर्टिकल नंबर 123 में दी गई है। इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। 124 उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन की बात करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 124 ग संसद की कानून बनाने की शक्ति। इसके बाद 126 कार्यकारी मुख्य जो न्यायमूर्ति हैं उनकी नियुक्ति। फिर देखिए उसके बाद आप देखेंगे एक अनुच्छेद 129 क्या कहता है, कि जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। दूसरा इसका मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय लेगा वो बाकी के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाध्यकारी होंगे, ठीक है। फिर देखिए अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल नंबर 131 का है ये निरस्त हो चुका है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 132 बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील आती है उसको लेकर यहाँ पर बात जो है की गई है, ठीक है। तो अब इसी को देखिए अलग अलग बताया गया। 133 में है सिविल मामलों से संबंधित अपील, ठीक है। उसके बाद 134 है तो आप देखेंगे दंडिक विषयों में ये अपील है। फिर देखिए 134 क्या, उच्चतम न्यायालय में अपील के प्रमाण पत्र की बात ये करता है। इसके बाद देखिए जो आपका आर्टिकल 136 वो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की जो है बात करता है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 139 पर, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किस अधिकार के तहत रिट्स निकालता है, ये बात यहाँ पर जो है की गई है। जाइए आर्टिकल नंबर 143 पर, इसमें देखिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर आप कहें कि जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों पर जो है सलाह मशविरा कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका आर्टिकल नंबर 146 है वो उच्चतम न्यायालय के अधिकारी सेवक तथा व्यय के बारे में बात करता है। इसके बाद आ जाता है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। 148 वाला आर्टिकल इसके लिए डेडिकेटेड है। 149 में इसके कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है। इसके बाद आप देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 149 है,
संसद को केंद्र और राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में कैग के जो कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए जो है अधिकृत करता है। किसको? संसद को। ठीक है, तो इसी के अनुरूप यानी कि संसद को जो पावर मिली है इसी के अनुरूप संसद ने कैग कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को अधिनियमित किया था और इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार ने लेखा परीक्षा से अलग करने के लिए फिर संशोधित भी किया था। ठीक है, ये एक अलग से फैक्ट था, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब हमने देखिए प्रेसिडेंट पढ़ लिया है ना, तो अब बात आती है राज्यपाल की। तो 153 जो है वो राज्यों के राज्यपाल के बारे में बोलता है। उसके बाद देखिए जैसे राष्ट्रपति की अलग अलग शक्तियां थी ऐसे राज्यपाल की भी है। 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल की पदावधि। फिर देखिए 157 राज्यपाल की नियुक्त होने की अर्हताएं, 158 राज्यपाल के पद की शर्तें, फिर 159 राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाएगी वो, फिर 161 देखिए जैसे राष्ट्रपति जी के लिए आर्टिकल नंबर 72 था ना, इसी तरह जो राज्यपाल हैं उनके लिए आर्टिकल नंबर 161। ये क्या है, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा आपका कि राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। तो 163 क्या कहता है, जैसे राष्ट्रपति के साथ था आर्टिकल नंबर कौन सा 74 एंड 75, इस तरह यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 163 एंड 164। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। 165 राज्यों का महाधिवक्ता। ठीक है, उसके बाद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब बात आती है राज्यों का विधानमंडल। जैसे हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, अब हम विधानमंडल पढ़ेंगे। तो देखिए 168 कहता है राज्यों के विधानमंडल का गठन। 169 इंपॉर्टेंट है, देखिए जो आपकी विधानसभा है वो तो राज्यों में है ही, लेकिन जो विधान परिषद है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो राज्य है वो इसके बारे में एक क्या मोशन पारित कर देता है कि हमें विधान परिषद को रखना है या नहीं रखना है। फाइनल से देखिए इसके बारे में केंद्र सरकार की होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कौन सा आर्टिकल संबंधित है इससे? 169 यानी कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन मतलब खत्म करना, उसको हटा देना, सर्जन मतलब क्रिएट करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में देखिए ये बात जो है करता है। फिर 175 सदन में जो है अभिभाषण की बात करता है। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा। उसके बाद देखिए 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद से रिक्त होना, पदत्याग या फिर पद से जो है हटाया जाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हम बात करते हैं। ये जो है आर्टिकल ये है 187 जो राज्य के विधानमंडल के सचिवालय की लेकर बात करता है। उसके बाद देखिए 189 सदन में जो मतदान होगा, रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्रवाई होगी, गणपूर्ति यानी कि कोरम जो मैंने आपको बताया था, ये सब है आपका आर्टिकल नंबर 189 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। फिर आप देखेंगे तो जो धन विधेयक है, ठीक है, इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है कहां पर 198 में। ये राज्य सरकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए विधेयकों पर अनुमति की बात कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 200 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए राज्यपाल के पास एक पावर होती है, अगर उसको लगता है कि कोई विधेयक कोई बिल राज्य सरकार ने ऐसा पास कर दिया है या फिर आप कह सकते हैं विधानसभा ने, जो उसको लगता है कि राष्ट्रपति को दिखाना जरूरी है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करके रख सकता है। और ये उसको अधिकार कहां से मिला है, आर्टिकल नंबर 201 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय आप देखेंगे अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसके बारे में बात करता है। फिर देखिए आप जो 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उसके पद की शर्तों के बारे में बात करता है। इसके बाद देखिए जो आपका 222 आएगा आर्टिकल नंबर 222, ये क्या कहता है कि कोई एक न्यायाधीश है, कोई एक जो है जज है, उनका एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो नेक्स्ट आप देखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, तो उसके बाद देखिए 226 जैसे आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है ना, इसी तरह आर्टिकल नंबर 226 जो है उच्च न्यायालय के पास है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन से उच्च न्यायालय हैं, कौन कौन से हाई कोर्ट्स हैं जिनकी एक से ज्यादा राज्यों पर जो है अधिकारिता क्षेत्र है। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद देखिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात आ जाती है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। उसके बाद 235 ये अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए संघ राज्य क्षेत्र।
ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 239 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कैसा होगा। ठीक है, फिर 239 का इसको जो है 239 ए भी बोलते हैं। ये दरअसल दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंधों के बारे में बात करता है। दिल्ली देखिए एक अलग स्थिति है, दिल्ली एक यूटी है, भारत की कैपिटल है, लेकिन फिर भी इसमें एक विधानसभा है, एक निर्वाचित सरकार होती है। तो इस सबसे रिलेटेड जो विशेष उपबंध है ये आपके 239 ए में दिए गए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाइए कि जो 240 है वो क्या कहता है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो विनियम बनाए जाएंगे और राष्ट्रपति की उसकी शक्ति है। ठीक है, तो ये आपने क्या है ध्यान रखना है। फिर 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अब हम बात करते हैं पंचायतों की। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई है पंचायतें। तो सबसे पहले देखिए 243 का ये क्या है, ग्राम सभा की बात करता है। फिर अगर आप देखेंगे तो 243 घ स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। फिर उसके बाद आप आगे चलकर देखेंगे कि जो 243 ज है, पंचायतों द्वारा कर को अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, इससे ये संबंधित है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, जो दरअसल आपकी वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ये आपका 243 झ में। जो आर्टिकल्स में बोल रही हूँ ना, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये होंगे। फिर 243 ट तो पंचायतों का निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आ जाइए नगर पालिकाओं पे। ठीक है, नगर पालिकाओं में तो जो आपका 243 था है ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 243 ना स्थानों के आरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। फिर देखिए नगर पालिकाओं के द्वारा भी कुछ कर अधिरोपित किए जा सकते हैं, इससे संबंध में उनको शक्तियां मिली है। कौन सा आर्टिकल है, 243 भ की बात करता है। फिर नगर पालिकाओं के लिए भी एक वित्त आयोग होगा, जैसे पंचायतों के बारे में मैंने बात की। ठीक है, एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन आपका होगा, तो 243 म जो है आता है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब आ जाइए जो आपकी सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए जो 243 झ है वो बोर्ड के सदस्य और पदाधिकारी होंगे, उनकी संख्या और कार्यकाल के बारे में जो है बात करता है। उसके बाद देखिए कुछ फर्दर इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं नागरिकों के जिनके लिए दरअसल आपको क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ते हैं। तो उसी की बात देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। तो जोश को बनाए रखिए, और जैसे विशेष प्रोविजंस अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, इसी तरह की स्पेशल वीडियो, एक विशेष वीडियो आपके लिए है, तो उसको चौकन्ने होकर एकदम सुनते रहना है, ध्यान जो है देते रहना है। तो सबसे पहला आर्टिकल है आपका 244, ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में देखिए बात करता है। इसके बाद देखिए संघ और राज्यों के बीच विधायिका संबंध की बात की गई है, तो क्या है 245 है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो वस्तु और सेवा कर है, जीएसटी है, ये कहां पर है, तो 246 क्या में है, तो यानी कि ये वाला क्या है इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद अवशिष्ट विधायी शक्तियां, तो ये 248 में है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो देखिए अब केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, अभी क्या थे विधायिक संबंध थे, प्रशासनिक संबंध आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, तो वो होगा आपका 247 आर्टिकल के तहत। ठीक है, फिर आ जाइए कि जो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में संघ की अधिकारिता है, ये 260 में, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अंतरराज्यीय संबंधी कुछ अनुच्छेद हैं। ठीक है, जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अंतरराज्यीय नदियां, इनको लेकर जो जल संबंधी विवाद होते हैं, इन पे जो न्याय निर्णय होगा, यानी कि इंटर रिवर स्टेट डिस्प्यूट्स जो होते हैं, या फिर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स जो होते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत है, वो देखिए 262 के तहत है। और फिर अंतरराज्यीय परिषद, यानी कि जो आपकी इंटर स्टेट काउंसिल है, इसके बारे में अनुच्छेद कौन सा है, 263 है। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका 262 है तो लगातार न्यूज में बना रहता है, इसलिए इसको पढ़ना तो और भी ज्यादा जरूरी देखिए हो जाता है। प्रशासनिक संबंध हो गए। अब बात करते हैं संघ राज्य वित्तीय संबंधों की। ठीक है, तो देखिए 267 ये आकस्मिकता निधि की देखिए बात करता है। इससे पहले 266 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए संचित निधि की और लोक लेखा की बात करता है, पब्लिक अकाउंट और साथ में जो आपकी संचित निधि है इनकी ये देखिए बात करता है। 267 मैंने आपको बता दिया आकस्मिकता निधि की जो है बात करता है। फिर टैक्सेस वगैरह की बात में यहाँ बात की गई है, हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखिए
वस्तु और सेवा कर परिषद यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है उसके लिए आर्टिकल कौन सा है 279 क। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना वो तो आपने ध्यान रखना ही है। फिर अगेन देखिए वित्त आयोग आ जाता है 280, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 281 आप देखेंगे तो वित्त आयोग की सिफारिशें हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जो विद्युत पर करों से छूट है जैसे है ना 287, ये आप देख सकते हैं, ये इतना हो गया। फिर देखिए भारत सरकार उधार भी लेती है ना, सारे तो खर्चे पूरे हो नहीं जाते क्योंकि आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो सरकार जो उधार लेती है ये है 292 आर्टिकल के तहत पावर, और 293 एसआई फिर राज्यों के लिए भी करता है। इसके बाद देखिए सरकार के कुछ अधिकार दायित्व बताए गए हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कौन कौन से वो अधिकार या दायित्व हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि 294 के आसपास की बात जो है की गई है। उसके बाद देखिए व्यापार करने की शक्तियां, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 298। ठीक है, संपत्ति का अधिकार तो 300 क यानी कि 300A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आ जाता है आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। तो देखिए 301A है, तो मतलब 301 है, तो ये व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता के बारे में बात जो है करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो आपका 305 है, ये विद्यमान विधियां जो हैं राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली जो विधियां है उनकी व्यावृत्ति की बात करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाइए लोक सेवाओं पर, तो क्या है आपकी पब्लिक सर्विसेज है। ठीक है, तो पब्लिक सर्विसेज में आप देखेंगे 312 ये अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात जो है करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए लोक सेवा आयोग यानी कि जो आपका क्या है पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि है लोक सेवा आयोग के अंदर, ये है आपका 316 के तहत। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या क्या है, तो ये 320 में है आर्टिकल नंबर। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद देखिए मैंने बताया था ट्राइब्यूनल्स कुछ होते हैं अधिकरण, तो ये आपका 223 का के अंदर है प्रशासनिक अधिकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और 223 का अन्य विषयों के लिए यानी कि जनरल टाइप के ट्राइब्यूनल्स की बात जो है करता है। अब आ जाते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जो है आपका इलेक्शन यानी कि निर्वाचन से संबंधित, बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम ध्यान से एकदम प्यार से इसको सुनना है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 324 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसकी ये बात जो है करता है। उसके बाद 326 क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर जो है होगा, यानी कि जो आपके यहाँ पे ये अडल्ट फ्रेंचाइजीज है ये कौन से आर्टिकल के तहत है 326 के तहत जो है ये है। उसके बाद देखिए 329 क्या कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में कोर्ट का कितना इंटरफेरेंस होगा उसके बारे में जो है बात करता है। अब कुछ वर्गों के संबंध में देखिए विशेष उपबंधों की बात की गई थी, तो लोकसभा में, कहां पर, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का रिजर्वेशन होगा, यह है आपका 330 में। उसके बाद देखिए 332 कहता है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का स्थान जो है आरक्षित होगा। ये आपने जो है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाइए कि देखिए जो आपका आर्टिकल 338 है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338 क्या है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। 338 ख तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से ये जो है संबंधित है। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए 341 अनुसूचित जनजातियां, 342 अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करता है। 342 के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा जो है ये वर्ग है। अब आते हैं हम अपने अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जो है किससे संबंधित, राजभाषा से ये संबंधित है। 343 क्या कहता है, संघ की राज्य भाषा होगी। ठीक है, फिर देखिए 345 क्या कहता है, राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाएं हो सकती हैं, यानी कि राज्य को जो भी कंफर्टेबल लगे, जो भी उसको अच्छा लगे, उसको वो जो है अपने यहाँ पर एक राजभाषा के रूप में रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 348 क्या कहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा होगी वो कैसी होगी, ये कहता है 348। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि भाषाई जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उसके लिए विशेष अधिकारी होंगे, तो 350 ख की ये बात करता है। अब आ जाता है हमारा अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां पर देश के अंदर अगर कुछ युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो उससे कैसे निपटना है, सरकार को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार मिले हैं आपातकालीन प्रावधानों के तहत, तो उनको हमने देखिए पढ़ना है। तो आपातकाल की उद्घोषणा, ये वर्ड कहां पर दिया गया है 352 में। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव ये 353 में बताया गया है। ठीक
ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, अगर राज्यों में, यानी कि अभी तक तो मैंने बात की थी केंद्र की यानी कि देश की, लेकिन अब देखिए राज्यों में, किसी एक राज्य में या एक से ज्यादा राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है वो फेल हो जाए, तो वहां पर देखिए एक आपातकाल की स्थिति लग जाएगी। तो राष्ट्रपति का शासन उसको बोला जाता है सामान्य भाषा में। ये आपका आता है 356 के तहत। ठीक है, तो 352 आपने देख लिया, 356 देख लिया। इसके अलावा देखिए 354 भी देख लीजिए, जब राजस्व वितरण संबंधी कुछ चीज हो और तब जो है आपातकाल लगे, तो ये उससे जो है संबंधित है। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 358 क्या कहता है, ये कहता है कि जब आपातकाल लगा होगा तो आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो स्वतंत्रता फ्रीडम आपको मिली हुई है, मैंने बताया था ना 6 फ्रीडम, वो उनका देखिए निलंबन हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 359 ये कहता है आपात के दौरान भाग 3 कौन सा था आपका, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के कौन कौन से अधिकारों का परिवर्तन निलंबन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से जो है प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखिए नेक्स्ट है आपका संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368। फिर देखिए कुछ संक्रमणकालीन कुछ विशेष उपबंध हैं, जैसे 370 क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, है ना, ये तो निरस्त ही हो गया है एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि वो स्पेशल पावर्स तो अब ले ही ली गई है। ठीक है, तो बस इतना याद हो, धारा 370 किससे संबंधित थी, तो जम्मू कश्मीर से। अब देखिए इसके बाद आता है धारा 371। 371 किसके लिए, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में क्या है, विशेष उपबंध है। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि 371 ख किस राज्य से संबंधित विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं। और आपने देखा होगा हमारी जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है उसमें हमने इस तरह के प्रश्नों को इंक्लूड भी किया है। तो आपका देखिए क्या कहता है, 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में, देखिए महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र और गुजरात का सौराष्ट्र वाले क्षेत्र के संबंध में कुछ विशेष उपबंध है। फिर 371 का, तो ये देखिए नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंध है। 371 ख, तो ये असम राज्य से संबंधित है। फिर 371 ग, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाएंगे तो जो 371 ग है, ठीक है, ये जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध जो है करता है। इसके बाद 371 ड की देखिए बात हमने करनी है। ठीक है, ड हमने इसलिए करना है क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो है 371 ड। फिर देखिए 371 च, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध जो है यहाँ पर दिए गए हैं। 370 सॉरी ये 70 नहीं होगा, ये क्या होगा, 371 ही होगा। ठीक है, तो मिजोरम राज्य के संबंध में जो है विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, आपका क्या है, 371 ज है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा। 371 झ है तो गोवा राज्य हो जाएगा। 371 ण है तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जितने भी ये सारे हैं, घबराना एकदम नहीं है, किसी भी तरीके से कोई ट्रिक्स लगाइए, कोई भी विजुअलाइजेशन कीजिए, इनको आपने याद रखना है क्योंकि किसी भी आर्टिकल से जो है प्रश्न आपके सामने बनकर आ सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल्स दिए गए हैं, लेकिन हमारे परीक्षा के लिहाज से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है इसमें से जो है ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, निरस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा, अच्छा एक और आपने ध्यान रख लेना है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था, इसका हिंदी में एक प्राधिकृत पाठ होगा। ये जो बात कहता है ये आर्टिकल 394 क्या कहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 395 आर्टिकल सारे के सारे, उसमें से भी इंपॉर्टेंट वालों को अलग से हमने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया है। अब हम जो है संविधान के अंदर जो 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 12 शेड्यूल्ड है, अभी तुमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में बात करेंगे। अब ये शेड्यूल किस सब्जेक्ट से संबंधित हैं और कौन सा अनुच्छेद इनको डेडिकेटेड है, इसके बारे में हमने जो है पढ़ाई करनी है। तो आइए अब इसको हम कंटिन्यू करके देखते हैं।